अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीष राय साहब को। छत्तीसगढ़ में संविधान के शोधार्थी हैं बीके मनीष भी। बीके मनीष साहब ने हाल के दिनों में आम लोगों के लिए एक बड़ी जंग जीती है। भारत सरकार बार बार अपनी गलतियों को नहीं मानता है। बीके मनीष संविधान के शोधार्थी, कानून के जानकार, लगातार आम आदमी के हितों के लिए लड़ते रहते हैं, समाज के लिए लड़ते रहते हैं। तो हाल के दिनों में उन्होंने एक बड़ी जंग जीती है। तो सीधे बात करते हैं संविधान के शोधार्थी बीके मनीष साहब से और उनसे सुनते हैं कि किस तरह की जंग उन्होंने जीती है राज्य के हितों में और समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों में। सरकारों से हम लगातार यह सुनते रहे हैं कि वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष साहब, आपका स्वागत है headline36.com में। अंतिम व्यक्ति के लिए आप लगातार लड़ते रहते हैं कानून के जरिए। किस तरह की हाल के दिनों में आपको एक बड़ा फैसला मिला है, उस बारे में हम डिटेल में समझना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल संविधान में वंचित वर्गों के लिए काफी सारे प्रावधान किए गए हैं सामाजिक न्याय सुनिश्चित। उन प्रावधानों में सबसे प्रमुख प्रावधान आरक्षण का है। कई तरीके के आरक्षण हैं और आरक्षण के अलावा भी कुछ सुविधाएं, लेकिन जो सुविधाएं संविधान द्वारा सीधे तौर पर दी गई हैं या ऐसी सुविधाओं को देना संभव बनाया गया है, सरकारों को, शासन को उसका विवेकाधिकार दिया गया है, उनमें से काफी को हड़प लिया जाता है, चुराया जाता है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो उन प्रवर्गों का हिस्सा नहीं है। मतलब वे लोग जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं, लेकिन किसी अनुसूचित जनजाति के नाम का झूठा जाति प्रमाण पत्र बनवाकर और जो आरक्षित पद हैं या आरक्षित भर्तियां हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। ये बात अब तकरीबन 40-45 साल से जानी जा रही है और इस पर संघर्ष भी चल रहा है। समस्या ये है कि कुछ लोग, कुछ ऐसी जातियां जिन्होंने ऐसा कब्जा किया है, जैसे कि महाराष्ट्र मूल की कोष्टी जाति, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ चुका है आज से 20 साल पहले, साल 2000 में, लेकिन फिर भी इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये सरकारों को खरीद लेते हैं, सरकारी अधिकारियों को खरीद लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या भारत सरकार हो, उनके कदम इस मामले में कोष्टी फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों के पर नियंत्रण के बारे में एक कदम आगे 2 कदम पीछे जैसे हैं। कई बार उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जाते हैं और उसके बाद साल 2 साल के भीतर में आदेश आ जाता है जिसमें कि उन पर सहानुभूति दिखाने की, उनकी नौकरी न छीनने की बात होती है। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2019 को पिछले साल एक सर्कुलर जारी किया था भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने, जिसमें उन्होंने फर्जी कोष्टी जाति के प्रमाण पत्रधारियों की नौकरियां संरक्षित करने की कोशिश की थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट के साथ कुछ छेड़खानी की थी, उसके कुछ शब्दों को बदला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसलों में उसे सुधारने की कोशिश की। इस साल हमने DOPT के सेक्रेटरी के विरुद्ध एक अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पिछली जजमेंट को DOPT के ध्यान में लाया जाए ताकि वो अपना यह आदेश सुधार सकें। अभी कुछ दिन पहले 24 जुलाई को DOPT भारत शासन ने पिछले साल का अपना सर्कुलर वापस ले लिया है, अपनी गलती को मान लिया है। ये एक बड़ी राहत है इसलिए क्योंकि तकरीबन 40-45 सालों से कोष्टी फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी जीतते आ रहे हैं, राहत पाते रहे हैं और भारत सरकार इस पर अपनी गलती नहीं मानती है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें अधूरी राहत कहना चाहिए मिली थी, लेकिन उसका असर हो गया और भारत सरकार ने अपना सर्कुलर वापस लिया है। इसका असर अन्य राज्यों में भी होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां भी कोष्टी जाति के लोग सेवाओं में हैं और केंद्रीय सेवाओं में काफी संख्या में है, तो अब उनको जो संरक्षण मिला हुआ था वो खत्म होगा। बस एक बात की हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बहुत पीछे नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले 3 जून 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर ऐसा ही फर्जी कोष्टी जाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों को नौकरी संरक्षित करने का एक परिपत्र जारी किया है। अब दबाव ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी
भारत सरकार के परिपत्र की तरह अपनी गलती सुधारे, इसलिए क्योंकि उसने भारत सरकार के परिपत्र का भी आधार लिया है अपने 3 जून के परिपत्र में। तो देखना होगा कि इस पर कैसे हो पाता है, पर फिर भी यह एक राहत है, बड़ी राहत है, बहुत समय के बाद मिली है। आप बात कर रहे थे headline36.com के साथ, आपने समय दिया, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर 2018 में उच्चतम न्यायालय की 2 जजों की एक पीठ ने गजानन निमजे और SG बारापात्रे मुकदमों में रिजर्व बैंक और फूड कॉरपोरेशन के लगभग 300 कोष्ठी कर्मचारियों को सीमित राहत दे दी, क्योंकि उनके पास जाति सत्यापन के लिए पुराने कागजात नहीं थे। न्यायमूर्ति जोसेफ ने इन फैसलों में साफ किया था कि वे सीमित राहत सिर्फ उन्हीं याचिकाकर्ताओं को दे रहे हैं जिनके नाम उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के वर्ष 2012 के एक फैसले में दर्ज हैं, जिस पर विशेष अनुमति याचिका और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। डीओपीटी ने धोखेबाजों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कोष्ठी प्रतिनिधियों के इशारे पर 8 अप्रैल 2019 को एक मेमोरेंडम जारी। फैसलों के शब्दों से छेड़छाड़ करते हुए जारी किए गए इस आदेश में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से इन 2 फैसलों का अनुपालन करने का निर्देश दिया, जिनका इन फैसलों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इस ऑफिस मेमोरेंडम में बहुत चालाकी से सीमित राहत देने वाले पैराग्राफ्स की पहली लाइनें हटाकर यह छवि बनाई गई कि कोष्ठी शासकीय सेवकों की नवंबर 2000 के पूर्व स्थायी की जा चुकी सभी की सभी नियुक्ति भर्ती सुरक्षित होगी, जबकि इस तारीख के बाद प्राप्त किए गए लाभ वापस करने होंगे। फैसले के पैराग्राफ में अपीलार्थी शब्द के आगे डीओपीटी ने अपनी तरफ से कोष्टक में जोड़ दिया, जो कि हलबा कोष्ठी वर्ग से आते हैं। डीओपीटी के इस आदेश के परिपालन में कई विभागों ने तत्परता दिखाई, जैसे कि हैदराबाद स्थित डीआरडीओ कार्यालय ने छत्तीसगढ़ मूल के 3 हलबा शासकीय कर्मियों को रिकवरी नोटिस जारी कर दिया। बीएसएनएल, इंडियन पोस्ट, रेलवे जैसे कई विभागों में सैकड़ों कोष्ठी शासकीय कर्मी इस मेमोरेंडम का लाभ लेते हुए सुविधा से रिटायर हो गए। अब जब संविधान के शोधार्थी बीके मनीष जी ने एक अहम फैसला लाने में कामयाब रहे हैं, तब आदिवासी युवा शक्ति ने उनकी शान में कुछ इस तरह का लिखा है। आदिवासी युवा शक्ति की जीत, डरपोक अधकचरे नेताओं को हटाकर प्रामाणिक जानकारी के साथ निडर संघर्ष करने से मिली सफलता। युवा नेता योगेश ठाकुर ने इस अहम फैसले के बाद बताया कि भारत शासन ने 24 जुलाई को कोष्ठी फर्जी जाति मामले में अपनी गलती मानते हुए 8 अप्रैल 2019 का परिपत्र वापस लिया। मनीष जी ने सुप्रीम कोर्ट में डीओपीटी सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना का केस लगा। भारत शासन ने 24 जुलाई को कोष्ठी फर्जी जाति मामले में अपनी गलती मानते हुए 8 अप्रैल 2019 का परिपत्र वापस लिया। मनीष जी ने सुप्रीम कोर्ट में डीओपीटी सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना का केस लगाकर निर्देश दिलवाया था। फर्जी जाति वालों के दबाव में भारत सरकार ने हलबा जनजाति को सामान्य वर्ग में डालने की कोशिश की थी। इसी डीओपीटी परिपत्र का सहारा लेकर जीएडी इस सफलता के बाद फर्जी को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को सजा दिलाने की मुहिम को बल मिलेगा। बीएस रावटे, अध्यक्ष हलबा समाज बालोद महासभा ने संघर्ष के लिए खतरे को उठाया। अदालती लड़ाई के लिए आर्थिक सहयोग में धांधली का पर्दाफाश करने पर स्वार्थी तत्वों ने उनके ही खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया था। श्री रावटे ने लगातार आदि समाज को झकझोरा कि समाज के पैसे का सही जगह इस्तेमाल हो। जातिवादी झूठे प्रचार को काटते हुए संविधान के असली जानकार के साथ काम करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने इतिहास में पहली बार फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में महाराष्ट्र से लेकर नेतृत्व की कमान संभाली है। हमेशा
अधिकारियों मंत्रियों की चापलूसी करने की परंपरा भी भंग की है। ऊल जुलूल चिट्ठियां लिखकर सोशल मीडिया में अपने फोटो शेयर करने वालों को करारा तमाचा, समाज से चंदेबाजी करके, समाज के नाम पर दलाली करके हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक सबक। कभी इस राज्य के किसी आदिवासी समूह ने सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार को पीछे धकेला था? यह सवाल कर रहे हैं योगेश ठाकुर। मनीष जी की प्रेरणा से आदिवासी समाज ने स्वाभिमान और सयानगी का रास्ता अपनाया। ये होता है काम करने का सही तरीका। सिर्फ बयानबाजी और आलोचना नहीं, ठोस रिजल्ट लाकर दिखाया गया है। यह लड़ाई जारी रहेगी। 1968 के बाद जिसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का फायदा लिया उनके खिलाफ कार्रवाई की मुहिम चलेगी। अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में और मजबूती से फर्जियों के खिलाफ आदिवासी समाज का पक्ष रखा जाएगा। आपका ही योगेश ठाकुर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आदिवासी छात्र संगठन।